जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग हिंद चीन का इंट्रो पार्ट देखे थे कि कैसे फ्रांस हिंद चीन को गुलाम बनाता है और उसका गुलाम बनाने का आखिर उद्देश्य क्या रहता है, जिसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन था, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यह सवाल आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस प्रश्न की बात करें हम तो देखिए ये 2011 में, 12 में, 13 में और 15-19 में, यानी ये लगभग लगातार कई वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है, जो काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो हिंद चीन उपनिवेश स्थापना के अगर उद्देश्य की बात करें तो 4 उद्देश्य था इनका, जिसमें एक एक करके हम उद्देश्यों को पढ़ेंगे। जिसमें पहला उद्देश्य होगा राजनैतिक उद्देश्य, यानी फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर भारतीय और चीनी क्षेत्र के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर नजर रखना चाहते थे, और फ्रांसीसियों के लिए यह हिंद चीन काफ़ी सुरक्षित स्थल लगता था। यानी राजनीतिक उद्देश्य में यह होगा ना कि फ्रांसीसी लोग ये चाहते थे कि हम अपने प्रतिद्वंदी पर नज़र रखें। उसके अलावा यह काफ़ी सुरक्षित जगह भी था, इसलिए इसी जगह को ये लोग गुलाम बनाए। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। अगर हम लोग आर्थिक उद्देश्य की बात करें ना, तो फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना गुलाम बनाकर कच्चे माल के उत्पादक और तैयार माल के उपभोक्ता देश में बदलना चाहते थे। इस प्रकार फ्रांसीसी हिंद चीन का आर्थिक शोषण कर स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते थे। यानी आर्थिक उद्देश्य का मतलब हुआ फ्रांसीसी वाले यहाँ से तमाम तरह के कच्चे माल अपने यहाँ लेकर के जाते थे और वहाँ से पक्का करके यहाँ पे बेच देते थे, यानी कि उपभोक्ताओं वाला देश ये लोग बनाना चाहते थे। उसके अलावा यहाँ पे तरह तरह की विकास किए, लेकिन वह विकास खुद के लिए कर रहे थे, यानी कि स्वयं के लिए कर रहे थे। इसलिए हिंद चीन के लिए ये एक आर्थिक शोषण होगा कि ये आर्थिक शोषण कर रहे थे। फिर अगला उद्देश्य को हम देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। तो देखिए सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अन्य यूरोपीय देशों की तरह फ्रांसीसी भी एशिया में सामाजिक परिवर्तन कर हिंद चीन की पिछड़ी एवं असभ्य जनता को सभ्य बनाना चाहते थे। यानी कि हिंद चीन के लोगों को ना फ्रांस वाले कहते थे कि अरे ये लोगों के पास दिमाग नहीं है, ये लोगों के पास बुद्धि नहीं है, यानी ये असभ्य लोग हैं, इनको हम लोग सभ्य बनाएंगे। यानी असभ्य लोगों को ये लोग सभ्य बनाना चाहते थे, जो कि ये है सामाजिक उद्देश्य। आपका चौथा उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य। हिंद चीन के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाना चाहते थे। जब फ्रांस वाले लोग हिंद चीन को अपना गुलाम बना लिए, तो गुलाम बनाने के बाद ये लोग ये कहें कि देखिए हम लोग ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, आप लोग भी ईसाई धर्म को ही अपनाइए और अपने धर्म को छोड़िए, यानी धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। तो जैसे ही सभी लोगों को, सभी हिंद चीन के लोगों को ये बात पता चलती है, तो बहुत सारे लोग गुस्सा जाते हैं, भड़क जाते हैं और विद्रोह करने लगते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति लोग आते हैं, जिसमें आपके हो ची मिन हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। ये सभी लोग उनका विरोध करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोलोन किसे कहा जाता है। तो देखिए हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी बसे थे ना, उन्हीं को कोलोन कहा जाता है। यानी कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि भाई फ्रांस वाले अब तो हद ही कर दी, अब धर्म को ही परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर अब बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों का जो है कि आगमन होता है। यानी कि हिंद चीन के अंदर अब राष्ट्रीयता का विकास होता है, जिसमें एक व्यक्ति थे फान बोई चाओ। ये 1903 में एक क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं जिसका नाम रहता है दुई तान होई, और इस संगठन के नेता कुआंग दे को ये बनाते हैं। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पूछता है फान बोई चाओ ने
किस तरह का क्रांतिकारी संगठन बनाया? तो आप टिक क्या लगाइएगा? दुई तान होई। इसके नेता कौन थे? तो कुआंगदे थे। फिर उसके बाद फान बोई ऐसे ही नहीं बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद फान बोई चाओ के लिखे पुस्तक, यानी फान बोई चाओ ने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यानी इस पुस्तक को जब लोग पढ़ते हैं ना, तो लोगों के अंदर तो और अधिक मात्रा में मतलब राष्ट्रीयता का यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगती है और लोग बढ़ चढ़ करके फ्रांसीसी को भगाने के लिए अपना योगदान देने लगते हैं। तब तक आ जाता है 1914 का दौर, जो कि आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय। अब देखिए होता क्या है कि हिंद चीन के क्षेत्र से युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाता है। हिंद चीन के क्षेत्र से युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाता है। आप सभी को पता है, जब विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय दो तरह के यूरोपीय देशों के बीच हो रहा था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ये तो आप सभी को पता है। मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस लड़ रहा था, फ्रांस आप सभी को पता है, और धुरी राष्ट्र से आपका जर्मनी नहीं, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी देश थे। तो अब ये क्या करते हैं कि हिंद चीन से युवाओं को लेते हैं और सेना में भर्ती करते हैं और कहते हैं तुम लोग चलो और चल करके लड़ो। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ वहाँ से मजदूरों को फ्रांस में लेकर के ये लोग जाते हैं और वहाँ पे बेगारी काम करवाया जाता है। बेगारी का मतलब बिना मतलब का, यानी कि बिना रुपया पैसा दिए फ्री में काम करवाना, वो होता है बेगारी। उसके अलावा हिंद चीन के सैनिकों को पहली पंक्ति में खड़ा किया जाता था, इसलिए मरने वालों में सबसे अधिक यही लोग थे। अब देखिए, अब और ज़्यादा बवाल कहाँ पे हो जाता है। अच्छा देखिए, मानते हैं हम कि भाई ठीक है, हिंद चीन पे ये लोग अपना कब्जा किया हुआ है, गुलाम है हिंद चीन, तो ठीक है सेना में भर्ती कराया, कोई बात नहीं है। अब आप बताइए, सेना में आप भर्ती करा लिए, अब बात आई लड़ने की, तो जो सेना की लड़ने की जो पहली जो लाइन होती है ना, कतार, उसमें फ्रांस वाले सेना नहीं रहते, वो लोग रहते हैं सबसे पीछे, और सबसे आगे वाला लाइन में ये खुद जो है कि हिंद चीन के जो लोग हैं ना, यानी कि हिंद चीन के युवा लोग हैं, उनको उसमें खड़ा किया जाता है। तो ऑब्वियसली जब गोली उधर से चलेगा तो सबसे पहले किन को लगेगा? खुद जो है कि हिंद चीन के युवाओं को लगेगा, सेना को, जिसके वजह से जब ये खबर फैलती है पूरे हिंद चीन के अंदर तो और ज़्यादा लोग गुस्सा जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो फिर जाकर के 1914 में ही वियतनामी राष्ट्रवादी दल एक गुट बनता है। यानी छोटे बड़े ये लोग ना संगठन बना बना करके जगह जगह पे क्रांति कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फ्रांस वाले इतने मतलब बेरहम थे ना कि वो लोग दबा देते थे। तो फिर 1914 में ये दल बनता है, कौन? वियतनामी राष्ट्रवादी दल। फिर आगे क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इस हिंद चीन में अगर सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें ना किसी व्यक्ति की, तो वो है हो ची मिन्ह की। हो ची मिन्ह का एक और नाम था न्यूगन आई कोक। देखिए यही हो ची मिन्ह है, इनका फोटो आप देख सकते हैं। देखिए 1917 में ना जब इनको पता चलता है तो 1917 में ये पेरिस में रहते हुए एक ये गुट बनाते हैं, और वो गुट रहता है साम्यवादियों का गुट। यानी ये पेरिस में रहते हुए एक साम्यवादी गुट की स्थापना करते हैं, हो ची मिन्ह, जिनका नाम क्या है? न्यूगन आई कोक। फिर ये क्या करते हैं? 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना करते हैं। यानी तरह तरह के अब गुट दल संगठन बनते जा रहा है इनसे लड़ने के लिए, और लड़ भी रहे हैं लोग, लेकिन दबा दिया जा रहा है। तो 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बना। फिर 1930 में बिखरे हुए वियतनामी गुट को ये एक करके उसका नाम देते हैं नया, वियतनाम कांग सान दिंग। ये जो सभी वियतनामी गुट बिखरे पड़े हैं ना, उन सभी को एक कर देते हैं, और एक करने के बाद ये इसका नाम देते हैं क्या? वियतनाम कांग सान दिंग। कौन? हो ची मिन्ह। फिर आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। तो आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस हार जाता है। 1940 ईस्वी में फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है। अब जब हार जाता है तो इसका फायदा जो भी लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति लोग हैं ना, ये लोग उठाते हैं उसका फायदा। देखिएगा कैसे। देखिए प्यारे बच्चों, जब हिंद चीन के अंदर ये बात पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस हार गया, तो अब मान लीजिए जो जीता है भाई, जो उसका अपोजिट दल है या फिर पार्टी है, वो ऐसे थोड़ी मानेगा। आप कहिएगा कि हम युद्ध में से हट गए तो
तो मान थोड़ी लेगा। तो जापान यानी कि जर्मनी जीत जाता है और ये फ्रांस हार जाता है। तो जापान और फ्रांस के बीच, क्योंकि जापान खुद जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, तो जब ये क्या बोलते हैं, तो जब जर्मनी जीता ना, तो जर्मनी जीतने के बाद कहा कि तुम एक काम करो, जो ये हिंद चीन है ना क्षेत्र, अब ये हमको दो, अब हम यहाँ पे अपना कब्जा करेंगे। तो जापान उसका दोस्त रहता है, जापान बोलता है यार देखो ना, मेरे अगल बगल में ये हिंद चीन है, इसका क्षेत्र मुझे दे दो। तो जर्मनी कहता है ठीक है तुम ले लो। यानी कि सितंबर 1940 में फ्रांस और जापान के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते के तहत ये कहा जाता है कि भाई अब फ्रांसीसी शासक नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो अब किन की सरकार रहेगी, अब रहेगी जर्मनी की। यानी कि अब कौन सा इस क्षेत्र पे अब कब्जा करेगा, जापान करेगा। इस समझौते के अनुसार जापान को उत्तरी वियतनाम में अपनी सेना रखने और सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। यानी अब फिर से जो है कि अब किसका यहाँ पे कब्जा रहेगा, कुछ क्षेत्रों पे अब जापान का भी रहेगा। अब देखिए, अब दो देशों का हो गया, एक तो कुछ क्षेत्रों पे फ्रांस का कब्जा और कुछ क्षेत्रों पे जापान का कब्जा। यानी कि वही लिखे हैं यहाँ पे, अब हिंद चीन में दो तरह की सेना है, फ्रांस और जापान दोनों की। तो अब देखिए होता क्या है, तो जितने गुप्त क्रांतिकारी दल है ना, ये सभी लोग अब इनके बीच लड़ाई करवाना चालू करते हैं, इन दोनों देशों के बीच, जापान और फ्रांस के बीच, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं हो ची मिन्ह। यानी कि हो ची मिन्ह एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है वियतमिन्ह, यानी कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग। अब जब वियतनामी स्वतंत्रता लीग बनती है तो ये लोग लड़ाई झगड़ा इनमें करवाना चालू करते हैं। तब तक आता है 1944 का दौर। आपको पता है जापान अमेरिका के कुछ जो है कि लोगों को, कुछ निवासी लोग जहाज में बैठे थे और कहीं जा रहे थे जापान के रास्ते, तो जापान क्या करता है, उनमें बम पटक देता है, जिससे 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है अमेरिका में, तो अमेरिका गुस्सा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका तो इन्वॉल्व नहीं ना था। लेकिन जब ये खबर फैलती है ना कि भाई बिना मतलब का ये जापान वाला हमारे लोगों को मार दिया, अब बस ये भी गुस्साता है, और गुस्सा करके जापान के दो क्षेत्र, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरा का नाम है नागासाकी। तो हिरोशिमा पे अमेरिका फैट मैन नाम का बम गिराता है, और नागासाकी पे लिटिल बॉय नाम का बम गिराता है, और बहुत ही भयानक वहाँ पे लोग मरते हैं, और वो बहुत ही मतलब दर्दनाक वहाँ पे मौत होता है। लोग अभी भी उसका इफेक्ट लोगों के अंदर दिखता है, मतलब वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से उनका फ्रैक्चर हुआ रहता है, सही तरीक़ा से पूरा उनका बॉडी नहीं रहता है। यानी कि 2 सितंबर 1945 में वियतनाम आज़ादी की घोषणा कर देता है तथा आज़ाद भी हो जाता है, एवं हो ची मिन्ह की सरकार बनती है। अब किसकी सरकार बनती है इसमें? अब इसमें सरकार बनती है हो ची मिन्ह की। देखिए, जब 1944 में जापान पर परमाणु बम पटकता है कौन, अमेरिका, तो जापान तो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। इधर द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस तो पहले से ही कमज़ोर हो चुका था, यानी अब दोनों देश कमज़ोर हो चुका है। तो अब वियतनाम क्या करता है, 1945 में ये घोषणा कर देता है कि अब हम लोग आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद वहाँ पे हो ची मिन्ह की सरकार बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है उसको देखिएगा। तो अब देखिएगा, अब फाइनली आज़ाद हो चुका है क्या, वियतनाम, लेकिन एक समझौता होता है, हनोई समझौता। ये देखिए ये किसके बीच होता है, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 में एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मतलब फ्रांस बोला ना कि देखो भाई, हम आज़ाद तुम लोगों को कर देते हैं, यानी हम मान लेते हैं ठीक है आप लोग आज़ाद हो गए, लेकिन थोड़ा सा मेरा इज्जत कम से कम बचाने के लिए बस लोगों को ये पता रहे कि हमारा जो है कि यहाँ पे वर्चस्व है, भले नहीं है लेकिन लोग जाने की है। आप लोगों को जो मन करे आप कीजिएगा, लेकिन अभी हमको इस देश पे रहने दीजिए, लोगों को जानने दीजिए कि हमारा ही वर्चस्व है। लेकिन सही में वियतनाम क्या होता है, आज़ाद हुआ रहता है। तो ये एक समझौता होता है, और यह समझौता 1946 में होता है, और हनोई नाम का एक जगह पर होता है, यानी कि हनोई एक शहर का नाम है। इसी शहर में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हनोई समझौता कहा जाता है। अच्छा, इस
जो है कि समझौते में क्या क्या होता है, तो फ्रांसीसी महासंघ का गठन, यानी कि फ्रांसीसी जो महासंगठन है या गठन है, उसमें अब जो है कि कौन से लोग रहेंगे, हिंद चीन के लोग रहेंगे। उसके अलावा सरकारी नौकरी में छूट दी गई। जो पहले के टाइम में केवल फ्रांस के लोग नौकरी करते थे, बड़े बड़े पद पे रहते थे, ओहदे पे, अब वो लोग नहीं रहेंगे। अब कौन रहेंगे, अब खुद हिंद चीन के लोग रहेंगे और वो लोग नौकरी करेंगे। उसके अलावा विदेश नीति में परिवर्तन। पहले के टाइम में विदेश नीति ये था कि भाई फ्रांस कहेगा इस देश से आपको संबंध बनाना है, इससे नहीं बनाना है, तो वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। अब जिससे मन करेगा जो है कि हिंद चीन को अपना संबंध बनाने का, वो उससे बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज़ाद तो हो जाता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन इसमें जो है कि एंट्री होता है अमेरिका का। यानी आज़ाद होने के बाद अब इसमें गृह युद्ध छिड़ जाता है। अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस दोबारा प्रवेश। वहीं 1946 में, यानी कि 6 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता होता है, हनोई समझौता। और इस समझौता के तहत तमाम तरह के ये आपको हम बात बताएं। अच्छा, यह समझौता ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। फ्रांस ने कोचिन चीन क्षेत्र में एक अलग सरकार की स्थापना कर ली और पेरिस से बावदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। अब देखिए होता क्या है, अब फ्रांस जो है ना, धीरे धीरे रहते रहते फिर ये कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता है, जैसे कोचिन चीन। और कोचिन चीन क्षेत्र में जब कब्जा कर लेता है ना, तो वहाँ पे एक अलग सरकार बना देता है। और वहाँ पे सरकार पेरिस से एक मतलब एक सरकार को बुलाता है, एक शासक को, जिसका नाम रहता है बाओदाई। अब ये बाओदाई जो है कि आपका ये दक्षिणी वियतनाम है ना, दक्षिणी वियतनाम का शासक ये हो जाता है। यानी अब देखिए 1945 में आपका ये वियतनाम आज़ाद हो गया। जब वियतनाम आज़ाद हो गया तो 1946 में, ध्यान से समझिएगा, रिवीजन करवा रहे हैं फिर से, तो 1946 में हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता के अंतर्गत जो है कि आपका ये फ्रांस को रहने दिया जाता है। और फिर फ्रांस रहते रहते कुछ क्षेत्रों पे फिर से कब्जा कर लेता है और फिर वैसे ही वो अपना मनमानी करता है। और उसके अलावा ये वियतनाम जब आज़ाद होता है तो आपको तो पता ही है कि हो ची मिन्ह की सरकार बनती है। तो जब हो ची मिन्ह की सरकार बनती है तो अब ये क्या करता है ना, मतलब यही लोगों के बीच में, हिंद चीन देश जो है ना, ये सभी लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा करवाना चालू करता है। यानी कि वियतनाम का अब 2 हिस्सा हो जाता है। देखिए कैसे होता है। तो मई 1954 में हिंद चीन क्षेत्र की समस्या को सुलझाने के लिए जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। अच्छा, जब आज़ाद हुआ ना, तो ये हिंद चीन में जो है कि एक जेनेवा समझौता हुआ 1954 में। आंतरिक समस्या हो गई थी इसके अंदर, इसको सुलझाने के लिए इस समझौते के तहत पूरा वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जब ये समझौता होता है तो इस समझौते के अंतर्गत क्या होता है, वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं हम उत्तरी वियतनाम, और उत्तरी वियतनाम के शासक कौन रहते हैं, हो ची मिन्ह। और एक होता है दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में रुचि दिखाता है कौन, आपका ये अमेरिका, और यहाँ का शासक बनता है बाओदाई। ठीक उसी तरह लाओस और कंबोडिया क्षेत्र में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। जेनेवा समझौता की देखभाल के लिए त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। अब देखिए, जब 1945 में वियतनाम आज़ाद हो जाता है, तो आज़ाद होने के बाद, अच्छा वियतनाम आज़ाद हो गया तो ये समझिए लाओस, कंबोडिया, ये सब भी आज़ाद हो गए। यानी कि ये सभी जो है कि अपनी आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। तो अब राजाओं के बीच, कुछ लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है कि हमारी सरकार बनेगी, हम शासन करेंगे। इसलिए जेनेवा समझौता होता है कि कौन सरकार, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। तो जिसकी वजह से पूरा वियतनाम 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है उत्तरी वियतनाम, जिसके शासक कौन बनते हैं, हो ची मिन्ह, और दूसरा दक्षिणी वियतनाम, जिसके शासक कौन बनता है, आपका ये बाओदाई। उसके बाद अब क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एक टॉपिक छोटा सा है, लाओस में गृह युद्ध, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वियतनाम पे आ जाएंगे वापस। देखिए, जेनेवा समझौता के तहत जैसे ही लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। एक ही घराने की 3 भाइयों ने लाओस में अपने राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने के लिए जो है कि ये लोग उतारू हो गए।
अब देखिए होता क्या है, जब ये खबर फैलती है कि भाई अब जो है कि हिंद चीन आज़ाद हो गया है, तो आज़ाद होने के बाद लाओस में गृह युद्ध होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक ही राजघराने के 3 भाई रहते हैं। एक का नाम रहता है सुवन फुमा, सुवन बोंग, और एक होता है फूमी नौसवान। ये तीनों भाई अपने में लड़ने लगते हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम शासन करेंगे लाओस पे, जिसकी वजह से इन लोगों में लड़ाई हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठाता है कौन? अमेरिका। अमेरिका भी चाहता है कि क्या हो, अमेरिका और रूस ये दोनों चाहता है कि हम जो है कि इस पे क्या करें, अपना आधिपत्य जमाएं लाओस पे। तो यानी कि अब इसके पे हस्तक्षेप हो गए हैं। तो 25 दिसंबर 1955 को जब चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद किसकी सरकार बनती है? सुवन फुमा की सरकार बनती है। जब सुवन फुमा की सरकार बनती है, तो अब जो है कि बाकी दोनों भाई की सरकार में शामिल हो गए। अब जब सुवन फुमा की जब सरकार बनती है, तो सुवन फुमा की सरकार बनने के बाद सुवन फुमा जो है कि अच्छा काम करता है। तब ये अमेरिका जो है कि षड्यंत्र रचने लगता है, और षड्यंत्र रच करके ये सभी भाइयों के बीच फूट डालना चालू कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी भाइयों के अंदर भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। तो उसके बाद अब देखिए क्या होता है, इस गृह युद्ध में अमेरिका और रूस भी शामिल हो गया। लाओस में जमकर बमबारी तथा खून खराबा हुआ। अच्छा, जब लड़ाई चालू हो जाता है ना, तो भयानक एकदम खून खराबा लड़ाई चालू होता है, जिसका जो है कि जिसमें शामिल अमेरिका भी हो जाता है, रूस भी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद जब ये षड्यंत्र रचने लगता है, तो 1957 में ये दोनों भाई मिलकर के क्या करते हैं, अपने बीच जो है कि समझौता करते हैं। कौन कौन? सुफन बोंग और एक और भाई है आपका सुफन बोंग और सुवन फुमा, इन दोनों के बीच समझौता होता है। और समझौता के तहत ये लोग कहते हैं कि देखो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम दोनों कुछ क्षेत्र को बांट लेते हैं और बांट करके हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना शासन करेंगे। और ये लोग साम्यवाद को अपनाते हैं। अब जैसे ही पता चलता है अमेरिका को, तो अमेरिका फिर से क्या करता है, षड्यंत्र रचना चालू कर देता है। और षड्यंत्र रचना चालू करके ये उकसा देता है किसको? फूमी नौसवान को, कि देखो ये दोनों भाई अपना जो है कि राजकाज कर रहा है, शासन कर रहा है, और तुम हो के अकेले हो। तो अब ये 1960 में अब ये लोगों को भड़का करके ये क्या करता है, फूमी नौसवान की सरकार बन जाती है। जब फूमी नौसवान की सरकार बनती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। जब ये खबर फैलती है कि अब जो है कि फूमी नौसवान की सरकार बन गई, तो अब तीनों भाई एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तब तक इसका फ़ायदा उठा लेता है कैप्टन कांगली। यानी कि 3 महीने के बाद तख्ता पलटकर कैप्टन कांगली ने सैन्य सरकार की स्थापना कर दिया। यानी वो 3 महीने यानी कि लगभग 90 दिन के बाद कैप्टन कांगली आता है और वो अपना सरकार बना लेता है। और ये तीनों भाई लड़ते रहते हैं। तब तक पता चलता है तीनों भाइयों के, अरे भाई रे, ये तो दूसरा किसी की सरकार बन गई। तब ये तीनों एक साथ मिल करके कैप्टन कांगली को हरा देते हैं, और हराने के बाद उसको भगा देते हैं। फिर जब भाग जाता है, उसके बाद इस प्रकार लाओस में सरकार बनती है और गिरती है। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण गृह युद्ध जारी रहा, और कभी बनती है कभी गिरती है, ऐसे ही फाइनली जाकर के बाबू, यानी कि अप्रैल 1975, देखिए फाइनली अप्रैल 1975 में अमेरिका की सैनिक हिंद चीन क्षेत्र से वापस लौट जाती है, और लाओस में शांति स्थापना होती है, और लाओस फाइनली आज़ाद भी हो जाता है, और वहाँ पे साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। तो देखिए आप लोग किस तरह से ये लड़ाई झगड़ा करवा रहा है अमेरिका। हम लोग आज कहते हैं अमेरिका को, अमेरिका बहुत अच्छा देश है, बहुत समृद्ध देश है, विकसित देश है ना। लेकिन देखिए इसकी पीछे की कारनामा किस तरह के है। इसके बाद देखिए फिर अब कम्बोडिया में भी गृह युद्ध होता है, वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए तब तक कम्बोडिया में भी क्या होता है, गृह युद्ध चालू हो जाता है, यानी कि संकट हो जाता है। आप सभी को पता है जेनेवा समझौते के बाद कम्बोडिया में 1954 में संसदीय प्रणाली को स्वीकारा गया, और राजकुमार नरोत्तम सिन्हानु को शासक बनाया गया। देखिए जब वियतनाम आज़ाद हो गया ना, तो आज़ाद होने के बाद कहा गया कि अब भाई सब के सब देश क्षेत्र स्वतंत्र रूप से अपना रह सकता है, ये जेनेवा समझौते के तहत। तो वहाँ पे जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद वहाँ पे नरोत्तम सिन्हानु नाम के व्यक्ति जीत जाते हैं, और वो शासन करते हैं।
अब देखिए, अमेरिका भी कंबोडिया क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहता था और इस कारण से वह नरोत्तम सिन्हानुक को से चिढ़ा हुआ था। अच्छा, नरोत्तम सिन्हानुक जो थे ना, वो अच्छे व्यक्ति थे, वो अपने क्षेत्र में विकास करते थे, यानी साम्यवाद को अपनाते थे वो। और ये आपका अमेरिका ये चाहता था कि यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद है, जब पूंजीवाद आएगा तो हमारा वर्चस्व होगा। तो अब क्या करता है अमेरिका, 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में हवाई जहाज से जहर की वर्षा करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ में रबर की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। देखिए होता क्या है, जब नरोत्तम सिन्हानुक की सरकार बनती है ना, तो ये अमेरिका कहता है आप हमारे इशारे पे चलिए, हम जिस तरह से जो कहेंगे करने के लिए वो काम कीजिए आप, यानी आप साम्यवाद को मत अपनाइए। तो नरोत्तम सिन्हानुक कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे कहने से क्यों ऐसा करें, हमारा मन जैसे हम करें। यानी वो अच्छे काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चिढ़ करके 1969 में हवाई जहाज से वो जहर का वर्षा कराता है और वो वर्षा लगभग 40,000 एकड़ भूमि में एक रबड़ की फसल वहाँ पे मतलब लोग बोता है और वो सभी के सभी फसल को नष्ट कर देता है। देखिए ये चिढ़ करके केवल, यानी कि अमेरिकी कूटनीति प्रयास ने नरोत्तम सिन्हानुक को सत्ता से हटा दिया गया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिससे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अच्छा देखिए, जब ये सारा चीज़, जब ये खबर फैलता है कि देखिए इस तरह का बात है, कंबोडिया में अब अच्छे तरह से सुरक्षित नहीं है, जब ये शासन कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। जब हटाते हैं तो फिर अब अमेरिका आ जाता है तो अमेरिका एक व्यक्ति को बनाता है वहाँ का सरकार, यानी कि जनरल लोन नोल, इसको हम कहते हैं बकलोल। ये अच्छा नहीं था क्योंकि ये खुद अमेरिका के इशारे पे नाचता था। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यही है नरोत्तम सिन्हानुक। देखिए होता क्या है, सन 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवाए, जिसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि रबड़ की फसल थी वो नष्ट हो गई। मतलब कितना गंदा काम करता है ये। उसके अलावा मुआवजे के तौर पर ये अमेरिका से ये क्या करते हैं, ये मांग करते हैं। तो जब ये मांग करते हैं तो क्या करता है, ये अमेरिका नहीं देता है। उसके अलावा ये उसको गलत ठहराते हैं कि देखिए इस तरह का ये काम किया है अमेरिका, लेकिन वो अपने कूटनीति के द्वारा इनको ही गलत ठहरा देता है और फिर इनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। तो इसके लिए क्या हुआ ना, एक जो है कि 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा परंतु कंबोडिया स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब नरोत्तम सिन्हानुक का मानना था कि ये जहर की वर्षा हवाई जहाज से अमेरिका के द्वारा किया गया है, मतलब ये कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए ये सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि कंबोडियाई छापा मारो अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी, निरीशंस, हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु सिन्हानुक एवं लोन नोल की सेनाओं से संघर्ष चलता रहा। अच्छा, अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा था, किसी को कुछ जो है कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन कर रहा है, जो इसका मन कर रहा था। अब 5 वर्ष बाद सिन्हानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमारी सेना विजय करती आगे बढ़ गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा। देखिए ऐसे ही चुप बैठे नहीं रहते हैं ये आपका नरोत्तम सिन्हानुक। ये कुछ देर के लिए तो पद से हट जाते हैं, लेकिन ये अपना जो है कि षड्यंत्र रचते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि क्या हम करें कि ये लोग सभी लोग भागे, मतलब हार नहीं मानते हैं। तो फाइनली ये अप्रैल 1975 में कंबोडिया के अंदर जो भी गृह युद्ध चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है और फिर से पुनः राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नरोत्तम सिन्हानुक को वहाँ का सरकार यानी कि वहाँ का पद दे दिया जाता है। और लास्ट में जाकर के ये 1978 में राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और फाइनली 2012 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे, आपको टिक क्या लगाना है, कंबोडिया। अच्छा, जब इनकी सरकार बनती है तो कंबोडिया का नाम बदल करके कंपूचिया कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये सभी के सभी अभी हम जो आपको पढ़ाएं ये है कंबोडिया की गृह युद्ध, यानी कि उसके अंदर क्या क्या जो है कि युद्ध हुआ है और किसका हाथ युद्ध होने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है, तो अमेरिका का। अब हम लोग देखेंगे वियतनाम के बारे में, यानी कि जिस तरह से अब आपका लाओस में गृह युद्ध होता है और कंबोडिया में गृह युद्ध होता है, तो वियतनाम भी नहीं उससे वंचित रहता है, यानी कि वियतनाम में भी गृह युद्ध होना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें अमेरिका क्या करता है, मतलब युद्ध कराने में ना होने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है तो ये अमेरिका का ही है। देखिए जेनेवा समझौता से 2 वियतनाम राज्यों का जन्म हुआ, लेकिन इनके बीच ना जो है कि झगड़ा लड़ाई होता जा रहा था और कोई साम्यवाद को अपनाना चाहता था, यानी कि एक जगह पे साम्यवादी सरकार बनी थी तो दूसरे जगह पे पूंजीवादी बनी थी। अब आपको पता है पूंजीवाद का साथ कौन देगा, अमेरिका। अच्छा, पूंजीवाद का साथ देगा अमेरिका, यानी कि दक्षिण वियतनाम में जो वहाँ का शासक बनता है वो बनता है बाओ दाई, और उत्तरी वियतनाम का कौन बनता है, हो ची मिन। अब ये दोनों के बीच लड़ाई चालू करना शुरू हो जाता है और लड़ाई करवाता है कौन है, तो अमेरिका करवाता है। तो अब देखिए होता क्या है, यानी कि जेनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय से वियतनाम जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही थी, जिससे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयास में चूक गई। तो 1960 में वियतकांग यानी कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दी गई। 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा करना पड़ा। अब देखिए कहा यह जाता है ना कि भाई जिसको जिस क्षेत्र में जाने का मन है वो उसमें जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उत्तरी वियतनाम का जो शासक रहते हैं हो ची मिन, वो बहुत अच्छे तरह से अपने जो है कि उस क्षेत्र को चलाते हैं, और जब चलाते हैं तो इधर इसका विपक्षी दल यानी कि दक्षिणी वियतनाम जिसका शासक बाओ दाई रहता है उसका समर्थन कौन देता है, अमेरिका। अमेरिका चाहता नहीं है कि ये दोनों के बीच क्या हो, एकता हो, मतलब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाते रहता है, जिसकी वजह से 1961 में आते आते दक्षिण वियतनाम का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसलिए होता है। अब देखिए होता क्या है, अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद का प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया। अच्छा, ये जो आपातकाल आ गया था ना, तो अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि देखिए ये जो भी चीज़ हो रहा है ना, ये सब के सब उत्तरी वियतनाम वाला की तरफ से हो रहा है। यानी एक पत्र जो है कि वो जारी करता है, शांति को खतरा, ये पत्र जारी करके ये हो ची मिन सरकार को मतलब गलत ठहराता है, बुराई करता है। और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम की मदद के लिए सौगान भेज देता है। और वास्तविकता यह था कि न्यू दिन दियन की तानाशाही अत्याचारों में जनता तंग आ चुकी थी। अच्छा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार कर कौन रहा था, तो खुद दक्षिण वियतनाम का जो वहाँ का शासक था वो कर रहा था। लेकिन गलत किसको ठहरा रहा था, ये अमेरिका कह रहा था कि नहीं भाई, उत्तरी वियतनाम का जो ये हो ची मिन है ना, यही सब कर रहा है, यानी कि ये लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, इन दोनों को नहीं चाहता है कि एकीकरण इनका हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फाइनली लास्ट में जाकर के एकीकरण इनका होता भी है। कैसे होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यू दिन दियन को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई। परंतु यह भी प्रतिक्रिया थी, इस तरह सरकार का आना जाना लग रहा, मगर किसी भी नीति में बदलाव नहीं हो रहा था, मतलब किसी भी तरह के नियम कानून में चेंज नहीं आ रहा था। सरकार आता था जाता था, लेकिन किसी तरह का कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि खुद जो है कि ये साथ किसका दे रहा था, दक्षिण वियतनाम का, अमेरिका दे रहा था, और नहीं चाहता था क्या हो, इन दोनों के बीच एकता बने और अच्छे से शासन कर पाए। अब देखिए अब होता क्या है, अब ये सब देखते हुए अमेरिका भी पता है क्या करता है, अमेरिका भी तरह तरह का बमबारी करना चालू कर देता है, यानी कि आक्रमण करना ये भी चालू कर देता है। यानी अमेरिका द्वारा शुरू किया गया
यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर एवं यातनापूर्ण था। अच्छा, ये जो है ना, एक युद्ध होता है, ये रासायनिक हथियार यानी कि उसका नाम है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज नाम का ये एक बम गिराता है, किसके ऊपर? खुद जो है कि वियतनाम के ऊपर, ताकि इन दोनों के बीच और भीषण क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये लोग अच्छे से नहीं रहे। यानी कि 5 अगस्त 1954 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अब क्या करता है अमेरिका? अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर देता है, कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर देता है। और जब आक्रमण करता है ना, तो कुछ सैनिक अड्डा होता है, उस अड्डों को सबको क्या करता है, ये तबाह कर देता है। और तबाह करने का जो है कि असर दिखाई देता है। यानी ये काफ़ी बर्बर, यातनापूर्ण और खतरनाक हथियार गिराया हुआ था। टैंकों पर बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया, साथ ही रासायनिक हथियारों जिसमें नापाम, एजेंट ऑरेंज एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी के सभी बम उत्तरी वियतनाम के ऊपर क्या कर रहे थे, गिराए जा रहे थे, क्योंकि उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? हो ची मिन्ह। और अमेरिका कहता था कि तुम साम्यवाद को छोड़ो और पूंजीवाद को अपनाओ, और हमारा जो है कि अब यहाँ पे शासन रहेगा। यहाँ पे देखिए रासायनिक हथियार के बारे में कुछ दिया गया है। देखिए, नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है, त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। यानी ये एक इतना खतरनाक बम था ना कि अगर यह शरीर पे गिरे तो पूरे शरीर का जो चमड़ा है ना, चमड़ा ये उस पर चिपक करके त्वचा पे उसको खींच लेता था। सोचिए कितना खतरनाक बम है ये। और ये कितना गंदा काम केवल थोड़ा सा ये कुछ क्षेत्रों को लेने के लिए अमेरिका कर रहा है। इसके बाद देखिए और क्या होता है। तो इस तरह का बम का इस्तेमाल जो है कि वियतनाम के ऊपर किया जा रहा था, यानी कि जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाना वियतनाम में देखा जा सकता है। उसके अलावा ये क्या करता है ना, उत्तरी वियतनाम के जो सड़क वगैरह अच्छे अच्छे बनाए जा रहे हैं, मतलब बने हुए थे, उन पे ये बम गिरा करके पूरे सड़क को क्या करता है, तहस नहस कर देता है। लेकिन वहाँ की महिलाएं भी बैठी नहीं रहती है। जैसे ही ये बम गिराता है, पूरे रोड को ध्वस्त करता है, फिर से ये लोग क्या करते हैं, उसको ठीक ठाक कर देते हैं ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी कि निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की जाती है, पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता है और गांव में आग लगा दिया जाता है। उसके अलावा 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतना बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया। सोचिए कितना चिढ़ थी जो है कि हिंद चीन वालों से अमेरिका को कि ये इतना ज़्यादा बम गिराता है जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में ये नहीं गिराया था, ना जर्मनी ना इंग्लैंड। देखिए, अमेरिका प्रति वर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर रुपया खर्च कर रहा था केवल इन लोगों पे आक्रमण करने के लिए। इतना पैसा ये खर्चा कर रहा था, परंतु अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता जा रहा था। युद्ध जारी ही रखे हुए था। दूसरी तरफ वियतनाम अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। देखिए, अमेरिका जो है ना, अमेरिका कितना ही पैसा इसका बर्बाद हो रहा था, मतलब इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी एक नहीं होता है थुथुराई, वही काम ये कर रहा था अमेरिका। इतना पैसा इसका बर्बाद हो रहा था फिर भी मान नहीं रहा था और लड़ाई कर रहा था। लेकिन देखिए, वियतनाम वालों का मतलब नहीं होता है कितना जज्बा था कि ये लोग तब तक हार नहीं मान रहे थे, लड़ ही रहे थे। और ये लोग साम्यवाद से पीछे नहीं हट रहे थे। ये लोग बोल रहे थे जितना तुम लड़ोगे हम साम्यवाद को ही अपनाएंगे। अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद देखिए क्या होता है। अच्छा, यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे महिलाएं भी बहुत ज़्यादा साथ देती हैं कि महिला बच्चे सभी लोग युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और जो है कि एक है हो ची मिन्ह मार्ग, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक है एजेंट ऑरेंज। हम आपको बताया था नापाम बम और एक एजेंट ऑरेंज नाम का ये बम जो है कि गिरा रहा था अमेरिका, जिसमें एजेंट ऑरेंज क्या है ये देख लीजिए। तो यह भी एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ क्या हो जाते थे, मर जाते थे। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में
रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। देखिए अमेरिका कितना घिनौना काम कर रहा है। इससे भी घिनौना एक और काम किया है, माइली गांव की कहानी, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो एजेंट ऑरेंज नाम का ये बम क्या करता था ना, ये जहर, ये पेड़ पौधे जितने भी होते थे हरे भरे, उसको ये उसकी पत्तियां झुलस जाती थी, यानी कि पेड़ जल जाते थे, खत्म हो जाते थे। यानी ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अब लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इतना हद तक कोई कैसे गिर सकता है। लेकिन देखिए अमेरिका इतना हद तक गिर जा रहा है, और तब हम लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है कि विकसित देश है। देखिए इसकी इतिहास उठाइए, इसके पीछे की कहानी उठाइए, कितना ये काला काला काम किया है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो देखिए हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। यह हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ से जाता था? लाओस कंबोडिया की सीमा से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक ये जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसका मरम्मत कर देते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर। अब देखिए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? यह एक ऐसा रास्ता है ना, मार्ग, जिसमें लाओस और कंबोडिया से निकल करके ये दक्षिण वियतनाम तक ये रास्ता जाता था। अच्छा, वहाँ पे जाने के लिए 100 से ज़्यादा सड़कें थी, कच्ची पक्की छोटी छोटी गली, जिससे लोग आते जाते थे। अब ये क्या करता था ना अमेरिका, इस पे जो है कि बम गिरा करके रास्ता ही ध्वस्त कर देता था, ताकि रास्ता ध्वस्त जब हो जाएगा तो लोग दिखेंगे और फिर अब बमबारी करेंगे। लेकिन लोगों का ये सोचिए कि लोग कितना, मतलब उस समय उनके अंदर कितनी भावना थी राष्ट्रीयता की, कि लोग तुरंत उस सड़क को मरम्मत कर देते थे। उसके अलावा अब अमेरिका भी थक गया था ये लड़ाई कर करके, यानी कि ये भी शांति करना चाहता था, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर। तो बताइए का ये अपनी शर्तों पर थक करके चाहेगा अपनी शर्त को मनवाना, तो आप बताइए वियतनाम यानी कि हिंद चीन के लोग इतना लड़े थे, वो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसके बाद फिर और क्या होता है देखिए। अब देखिए अमेरिका हट के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सका, यानी कि ये वार्ता तो करना चाहता था लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर, और जो कि पसंद नहीं था वियतनाम उत्तरी और उत्तरी वियतनाम के लोगों को, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जा रहा है, ये संघर्ष जारी ही रहा है। इसके बाद फिर आगे क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये कहानी या फिर ये लड़ाई ना अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। जैसे जैसे पूरी दुनिया को खबर ये होती है, पता चलता है कि भाई इतना गिर चुका है अमेरिका एक छोटे से क्षेत्र को हासिल करने के लिए, और लोगों के जज्बा देखिए, लोग भी लड़ रहे हैं, तो अब उस पर फिल्म बनने जा रहा, मतलब बन रहा होता है कि देखिए कैसे अमेरिका जो है कि इस तरह का अत्याचार कर रहा है और पीछे नहीं हट रहा है। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिका के चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बनते हैं, और उस समय राष्ट्रपति निक्सन बनते हैं। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंप दी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। जब राष्ट्रपति निक्सन जब ये जीते हैं ना, तो इन पे जिम्मेवारी इनको दी जाती है कि आप जो है कि कैसे भी शांति स्थापित कीजिए और वहाँ से अपनी सेना को बुलाइए। इस तरह की वहाँ पे स्थिति हो गई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब बनता जा रहा है। इसी समय एक और घटना होती है, माइली गांव की कहानी। यकीन मानिए ये कहानी बहुत ही शर्मसार करने वाली कहानी है, और बहुत ही दर्दनाक कहानी ये है। आप यदि सुनिएगा ना तो आपको शर्म आएगा और गुस्सा भी आएगा अमेरिका पे कि क्या कोई इतना ज़्यादा गिर जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा नीचता काम किया था ये आपका अमेरिका। देखिए माइली गांव की कहानी है क्या। यह घटना प्रकाश में आई अमेरिका सेना की आलोचना पूरे विश्व करने लगी, और राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की है। इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जैसे ये खबर फैलती है ना माइली गांव की कहानी, तो राष्ट्रपति निक्सन 5 सूत्रीय यानी कि 5 तरह के नियम बनाते हैं, लेकिन ये भी नियम जो है कि स्वीकार नहीं होता है, अस्वीकार कर दिया जाता है।
उसके बाद फिर होता क्या है आगे देखिए माइली गांव की कहानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार डाला। पूरे गांव की कहानी एक व्यक्ति बताया और वो था बूढ़ा व्यक्ति। देखिए अमेरिका वाले क्या करते हैं ना, दक्षिण वियतनाम में एक गांव है जिसका नाम है माइली गांव। अब अमेरिका वाले इतना ना ज़्यादा गिर जाते हैं कि ये क्या करते हैं ना, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर करके लोगों को मतलब पुरुषों महिलाओं बच्चों सबको मार डालना चालू करते हैं, गोला से, बम से, बारूद से। उसके अलावा छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जो कि कितनी शर्म की बात है। और लाशों का ढेर एकदम लगा दिया जाता है वहाँ पे, जिसमें से एक व्यक्ति बचता है जिंदा, वो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, और वहीं ये पूरे के पूरे घटना को उजागर करता है। जब ये खबर पूरे विश्व को फैलती है, पता चलता है, तो पूरा विश्व थू थू करता है अमेरिका पे कि इतना गिर गया अमेरिका तुम। तब राष्ट्रपति निक्सन 5 सूत्रीय जो है कि नियम बनाते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। फिर पुनः उन्होंने 8 सूत्रीय योजना जारी रखा, वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। मतलब ये तरह तरह के नियम कानून बनाते थे, लेकिन वियतनाम वाले पीछे नहीं हट रहे थे। सोचिए कितना उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत थी कि वो सारी कहानी हो गई, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटे। यानी कि 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिण वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जितनी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। अच्छा, दोनों ये क्षेत्रों के बीच शांति स्थापित समझौता हो रहा था, लेकिन अब कैसे शांति हो जब खुद जो है कि अशांत वाला काम कर रहा है ये आपका अमेरिका। जो होने वाला रहता है वो तो होता ही है, लास्ट में जाकर के इनका एकीकरण होता भी है, आगे देखिएगा। परंतु इस शांति में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसमें अपनी सेना वापस जान चुका था कि अब उसको अपनी सेना को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और इधर राष्ट्रपति निक्सन भी तरह तरह के सूत्रीय योजना जारी कर रहे थे, वियतनाम के लोग भी खारिज कर दे रहे थे, नहीं मान रहे थे। तो फाइनली अमेरिका जो है कि वापस आ जाता है। यानी कि 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका, दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार बम गिराए गए जितनी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त बम ज़्यादा आंके गए। मतलब बहुत तरह के बम गिराए गए, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया है ना जितना खतरनाक, उससे भी खतरनाक बम यहाँ पे गिराए गए। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, और हनोई जो जगह है ना वो भी ध्वस्त हो गया। लेकिन वियतनामी डटे रहे, एकदम जोरों शोर से लड़ाई कर रहे थे, वो लोग भी पीछे नहीं हट रहे थे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर होता है, और समझौते का मुख्य बातें थी युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना अब क्या हो जाएंगी, वापस बुला ली जाएंगी, और उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। तो सभी देश अब एक हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं, अब तुमको वापस आना पड़ेगा अमेरिका को। तो फाइनली 27 फरवरी 1973 को ये आ जाता है, और लास्ट में जाकर के अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ये दोनों में क्या हो जाता है, ये दोनों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है और इनका एकीकरण कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो तीसरा चैप्टर था, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरह से हुआ, ये चैप्टर फाइनली अब ख़त्म हो भी गया। इसके अलावा आपको जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं, धन्यवाद।